Hello everyone. Myself, Dr. Rachna Chaudhary, Assistant Professor, Department of Microbiology, Sri Sankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. Today's topic is History of Microbiology. First, introduction. In introduction, हम ये देखेंगे कि what is microbiology. Microbiology is a study of science in which we can study small, tiny things or small microscopic or submicroscopic forms of life. जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है वो 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, माइक्रो, बायो एंड लॉजी. माइक्रो का मतलब होता है टू स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग्स और लॉजी का मतलब है टू स्टडी. तो इस प्रकार से जो माइक्रोबायोलॉजी है वो ब्रांच साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उसमें बहुत से ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया. वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं वो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी. प्रोटोजोअन्स, वो ब्रांच जिसमें हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं वो कहलाता है प्रोटोजोलॉजी. एल्गी, एल्गी को हम फाइको टर्म से डिनोट करते हैं, इसलिए ब्रांच विच स्टडी द एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी. पैरासाइट्स, ऐसी ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं वो कहलाता है पैरासिटोलॉजी. फंजाई, या वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई की स्टडी करते हैं वो कहलाता है माइकोलॉजी. और लास्ट वायरसेस, या जिसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं वो कहलाता है वायरोलॉजी. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में रखते हैं. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. यदि हम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि हम बिना माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के माइक्रोबायोलॉजी की कल्पना करें तो ये पॉसिबल नहीं होता. जो माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद ही माइक्रोबियल लाइफ या उनसे रिलेटेड डिस्कवरीज जो ही हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री है उसको हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं. पहला है प्री 1860 पीरियड, दूसरा है पीरियड बिटवीन 1860 टू 1900 और थर्ड है पोस्ट 1900 पीरियड टू मॉडर्न पीरियड. जो प्री 1860 पीरियड है, इस समय बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स या हम बोल सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं हुए थे. जो 1860 से 1900 पीरियड है वो इस समय कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड थी. और जो थर्ड है पोस्ट 1900 पीरियड या जिसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं, इस प्रेजेंट डे में बहुत से रैपिड डेवलपमेंट हुए जिससे कि हमें माइक्रोबियल इंफॉर्मेशन और उनके जो रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में पता चला. उसके बाद आए गैलीलियो गैलीली इन 1610. उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें कि फोकसिंग भी था और इसे उन्होंने नाम दिया OCLA, क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप टर्म की डिस्कवरी नहीं हुई थी और ये टर्म नहीं जाना जाता था. सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप टर्म है उसको प्रपोज किया था फेबर ने इन 1625 और उसके बाद ही जो माइक्रोबियल वर्ड है उनकी डिस्कवरीज जो हैं वो स्टार्ट हुई और वो रिकॉग्नाइज हुई. उसके बाद आए रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी फैसिनेटिंग वर्ड को बताया और उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में उसका वर्णन किया. माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हम देखते हैं कि जो माइक्रोबियल लाइफ है वो कैसे डिस्कवर्ड हुआ. तो सबसे पहले जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने 1677 में पहला ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में.
उन्होंने वाटर है, फीसेस है, टिथ स्क्रैपिंग्स है, इन सब में जो बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटोजुआ इनको ऑब्जर्व किया। ये उन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप में देखा। ये कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, वो एक टेलर थे और अपने फैब्रिक्स को एग्जामिन करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते थे। इस मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही उन्होंने इस एनिमल क्यूला को देखा और बाद में जो रॉयल सोसाइटी के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया एनिमल क्यूल्स के रूप में। ये पिक्चर है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिसे हम एनिमल क्यूल्स बोलते हैं वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा देखा गया इन 1674 में। इसके बाद हम आते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसका मतलब ही होता है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति अचानक होना, और एबायोजेनेसिस का मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग से उत्पत्ति। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये बोला गया कि जितने भी लिविंग है या लाइफ है उसकी उत्पत्ति जो है वो नॉन लिविंग थिंग से अचानक हो गई। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताए गए कि टोड है, स्नेक्स है और जो माइस है वो जो मॉइस्ट सॉइल होता है उससे उनकी उत्पत्ति हो गई। जो फ्लाइस और मैगट्स होते हैं वो मैन्योर और डिकेइंग फ्लैश से उनकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद साइंटिस्ट आए जॉन नेदम इन 1745। उन्होंने भी हीटेड चिकन ब्रॉथ लिया और जब उनको उन्होंने पोर किया कवर्ड फ्लास्क में और कूल करने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स वहां पर पाए गए, वो भी अचानक ही आ गए। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब हम किसी भी चीज को प्रॉपर हीट नहीं करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल नहीं होते हैं और वही धीरे धीरे वहां पर अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लेजेरो स्पेलेंजी। उन्होंने भी 1765 में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो नॉन नीदम का जो न्यूट्रिएंट फ्लूइड था उसमें किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एयर के द्वारा वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए और वही जो है वो हमें लिविंग सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में दिखाई दिए। उसके बाद आया लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने भी अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया कि नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने प्रकार का फ्लास्क लिया जिसकी जो नेक थी वो एस शेप्ड थी और इस फ्लास्क में उन्होंने हीटेड ब्रॉथ लिया और इस हीट ब्रॉथ को ओपन ही रखा। आफ्टर वीक्स या बोल सकते हैं कई दिनों के बाद भी उन्होंने देखा कि उसमें किसी भी तरह के माइक्रोब्स नहीं पाए गए, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो ब्रॉथ था वो किसी भी तरह से एयर के कांटेक्ट में नहीं पहुंच पा रहा था। तो महीनों उस फ्लास्क को इसी तरह छोड़ने के बाद भी किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर या लिविंग सेल्स वहां पर दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उस फ्लास्क से अगर डस्ट पार्टिकल एंटर भी करता था एयर के थ्रू तो वो ब्लेंडेड पोर्शन में सेटल हो जाता था। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इस बार भी उन्होंने स्टेराइल ब्रॉथ लिया, लेकिन जो फ्लास्क था उसको उन्होंने टिल्ट कर दिया या बोल सकते हैं लिटा दिया, जिससे कि जो ब्रॉथ था वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आया। और अब जब उस फ्लास्क को उन्होंने सीधा करके रखा
तो कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने देखा कि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। इस प्रकार उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लिविंग सेल्स हैं वो एयर के द्वारा ही वहां पहुंचते हैं और उनके द्वारा ही वो वहां पर उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। इस प्रकार पाश्चर ने प्रूफ किया कि जो नॉन लिविंग मैटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट के द्वारा हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन के बारे में भी बताया। उन्होंने ये बोला कि जो फर्मेंटेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के रिजल्ट्स के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि फर्मेंटेशन एक प्रकार का एनारोबिक प्रोसेस होता है जहां पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है ब्रेक होके अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ एरोबिक और एनारोबिक जो टर्म्स है वो भी पाश्चर ने ही बताया कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए फ्री ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और कुछ होते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं या जिन्हें ग्रो करने के लिए फ्री ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसके बाद उन्होंने पास्चराइजेशन के बारे में भी बताया कि जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होता है उसको हम मॉडरेट टेम्परेचर पे किल कर सकते हैं, और ये जो पास्चराइजेशन प्रोसेस होता है वो मिल्क के स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है और स्पेशली ये डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके बाद आया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। हम जानते हैं कि कोई भी डिजीज है वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है या किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही डिजीज जो है वो कॉज होती है। लोगों के लिए ये बिलीव करना कि ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या टाइनी इनविजिबल एनिमल क्यूल्स होते हैं वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहले बेनेडिक्ट प्रोवोस्ट 1807 में इन्होंने बताया कि जो वीट में ब्लंट डिजीज होता है वो एक प्रकार के फंगस के द्वारा होता है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है सीजे डवाइने, उन्होंने ये बोला कि जो हेल्दी पर्सन या जो डिजीज होता है वो किसी न किसी एनिमल्स के द्वारा ही या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रॉबर्ट कोच। कोच ने प्रूफ किया कि जो डिजीज है वो किसी न किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए उन्होंने कोच पोस्टुलेट्स भी दिया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है यदि उस डिजीज्ड है और उन होस्ट को हमने एग्जामिन किया, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स था उससे हमने आइसोलेट किया और मीडिया में प्योर कल्चर किया। ये जो प्योर कल्चर था उसके कैरेक्टर्स को हमने रिकॉर्ड किया और ये जो हमारे पास प्योर कल्चर आया है इसको हमने इंजेक्ट किया किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में। जब हमने इसे किसी हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में इनोकुलेट किया तो हमने देखा कि वो भी उसमें भी उसी डिजीज के सिम्टम्स थे जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में थे। और इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 2 और 3 बार रिपीट किया तो उन्होंने पाया कि स्पेसिफिक डिजीज जो होता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही कॉज किया जाता है। और इसे ये 4 जो स्टेप्स हैं जैसे कि
फर्स्ट जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट्स मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम ऑल हेल्थी ऑर्गेनिजम्स बट प्रेजेंट इन ऑल डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म. Second step, the causative agent must be isolated from the diseased organism and grown in pure culture. Third, the culture against must cause the same disease when inoculated into a healthy susceptible organisms. And last, the same causative agent must then be re-isolated from the inoculated diseased organisms. इन 4 स्टेप्स के द्वारा ही कोच ने ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रपोज्ड किया. कुछ एक्सेप्शन भी थे क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम प्योर कल्चर या आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करा पाते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल है ट्रिपेनोमा पैलेडियम जो कि सिफिलिस कॉज करता है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कि लेप्रोसी कॉज करता है. इसके बाद प्योर कल्चर टेक्निक. हम जानते हैं कि प्योर कल्चर जो होता है सिंगल टाइप ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन को ही हम प्योर कल्चर कहते हैं. और हम जानते हैं नेचर में जो माइक्रोब्स होते हैं वो कभी भी प्योर कल्चर के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं. सबसे पहले जोसेफ लिस्टर थे, उन्होंने प्योर कल्चर बैक्टीरिया का सीरियल डाइल्यूशन मेथड के थ्रू आइसोलेट किया था और उन्होंने देखा कि ये जो फ्लूइड था, ये जो ब्रॉथ था उसमें मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया पाए गए और फिर उसको डाइल्यूट करके उन्होंने प्योर कल्चर प्राप्त किया. पर इसके बाद इसको प्रूव करने में भी उन्हें कई दिक्कतें आई और इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए रॉबर्ट कोच आए और उन्होंने बैक्टीरिया को सॉलिड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या बॉइल्ड पोटैटो स्लाइड्स इनमें ग्रो किया. बहुत से बैक्टीरिया थे जो इसमें ग्रो करें. फिर उन्होंने धीरे धीरे ट्राई किया कि जो लिक्विड मीडिया था उसको हम सॉलिडिफाइंग मीडिया में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले कोच ने 1881 में जिलेटिन को एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट्स के रूप में अप्लाई किया. लेकिन जो जिलेटिन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो सॉलिडिफाई नहीं होता. इसके बाद ही उन्होंने जिलेटिन को अगार से रिप्लेस्ड किया और अगार को ही फर्स्ट सॉलिडिफाइंग कल्चर मीडिया में यूज किया. तो इस प्रकार से जो हमारी रूटीन प्रोसीजर है, या हम ये बोल सकते हैं कि अगार एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट है, इसके बारे में भी सबसे पहले कोच ने ही बताया. अब हम देखते हैं कि जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उसकी ग्रोथ कैसे हुई. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन. तो जो इम्यूनाइजेशन है या जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का इंडक्शन है किसी भी डिजीज के लिए, इसके बारे में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में बताया और उन्होंने ही सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन्स का यूज किया. उसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल एंटीसेप्टिक. इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जोसेफ लिस्टर. उन्होंने ये देखा कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज्ड, वो ट्रांसमिट होते हैं और इसके लिए फिर उन्होंने कई तरह के स्टरलाइजिंग एजेंट्स का यूज किया, जैसे कि एसेप्टिक टेक्निक्स के लिए, जिसमें सबसे पहले कार्बोलिक एसिड या जिसे हम फिनॉल कहते हैं उसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया गया. नेक्स्ट, राइज इन कीमोथेरेपी. हम जानते हैं कि जो कीमोथेरेपी है उसके बारे में सबसे पहले पाउल एहरलिच ने ही बताया था. उन्होंने डिजीज को ट्रीट करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए केमिकल सब्सटेंस का यूज किया.
और जिसे कि मैजिक 1910 में मैजिक बुलेट के नाम से भी बोला। सबसे पहले उन्होंने साल्वारसन जो कि आर्सेनिक डेरिवेटिव्स होता है इसका यूज किया, और 606 जो कि साल्वारसन कहलाता है वो सिफिलिस के ट्रीटमेंट में यूज किया। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई? 1870 में ये देखा गया कि जो हॉलैंड है वहां पे जितने भी टोबैको क्रॉप्स थे वो सभी डिजीज थे, सीवियर डिजीज थे। तब वहां पर जो मेयर क्रिश्चियन थे उन्होंने मोजेक लाइक पैटर्न देखा जो टोबैको प्लांट्स के लीफ में, पर उन्होंने इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद इवानोवस्की आए, उन्होंने सबसे पहले टीएमबी वायरस को स्टडी किया और इसे क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी आइसोलेट किया। उसके आफ्टर 6 इयर्स जब इवानोवस्की ने वर्क किया, उसके 1898 में एम ब्रिजेरेंके आए और उन्होंने अपने कई रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये बताया कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज होता है वो एक प्रकार के पैथोजेनिक बैक्टीरिया और टॉक्सिन, जैसे कि न्यू टाइप के पैथोजेनिक एजेंट्स जिसे बोला गया कंटाजियम वीवम फ्लूइडम, जो कि बाद में रिफर्ड एज वायरस, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है वो 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुई और इसमें एस वाइनोग्राड्स्की ने, जो कि जिन्हें हम फाउंडर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबियल कीमो ऑटोट्रॉफी, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इन सभी की स्टडी की। और उसके बाद ब्रिजरिंग ने ही यहाँ पर इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक का भी आविष्कार किया। अब यदि हम देखें तो जो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में जो सबसे गोल्डन एज था वो था 1857 टू 1914, क्योंकि इस समय माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी फाइंडिंग्स या डेवलपमेंट हुए, जैसे कि पास्चर ने पास्चराइजेशन किया, फर्मेंटेशन के बारे में बताया, जोसेफ लिस्टर जिन्होंने सर्जिकल एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल को यूज किया, रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट्स दिया, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का आविष्कार किया, पाउल इहरलिच जिन्होंने कीमोथेरेपी टर्म्स दिया या कीमोथेरेपी या बोल सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के बारे में बताया। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आया जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, और ये भी एक्सीडेंटली हुआ क्योंकि उन्होंने जब अपने लैब में देखा कि किसी बैक्टीरियल प्लेट में कि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ फंजाई की ग्रोथ के कारण इनहिबिट हो गई है। अब हम देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि जो कि मॉडर्न एज या हम बोल सकते हैं जो 1900 के बाद हुए हैं या 1900 में हुए हैं, इसमें येलो फीवर एजेंट्स जो कि वॉल्टर रीड ने बताया था, 1910 में सिफिलिस को क्योर करने के लिए पाउल एहरलिच ने बताया, फिर पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, सीक्वेंस डीएनए के मेथड के बारे में डेवलप्ड किया गिलबर्ट एंड सेंगर ने,
इसके साथ ही डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल या बोस्टन एग्रिक मॉडल भी डिस्क्राइब हुआ था 1953 में। 1983 में पीसीआर या जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसकी इन्वेंट किया था कैरी मुलिस ने। और 1995 में फर्स्ट माइक्रोबियल जेनोमिक सीक्वेंस पब्लिश हुआ था जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे डिस्कवरीज हैं जिन्हें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। These are the references. Thank you.